अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार यास और हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल साहब। आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको हम आज के शो में डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा इंफॉर्मेशन से अपडेट रह सकें। तो मुज़म्मिल साहब, अब आपकी तरफ आऊंगी। आज के दिन की सबसे बड़ी जो पेशरफ्त हुई है, 300 वकला ने खत लिखा है कि इंक्वायरी कमीशन के बजाय सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस की हेयरिंग करे। तो इस पर अंदर की बात क्या है? देखिए, हैरानगी की बात तो ये है कि तशद्दुक जिलानी साहब के बेटे ने भी इस खत को साइन किया है। जिनके वालिद साहब कमीशन के सरबराह हैं, उनके बेटे ने भी को साइन किया है। लेकिन क्या तशद्दुक जिलानी साहब इस कमीशन की सरबराही से इनकार कर देंगे बेटे के खत के बाद? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि उनसे पूछकर ही उन्हें कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया होगा और वो कमीशन के सरबराह जो हैं वो उन्होंने इसकी कॉन्सेंट दी होगी। और अभी तक उन्होंने इस कमीशन की सरबराही से इनकार भी नहीं किया, लेकिन उनके बेटे ने खत में पर दस्तखत किए हैं। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि इस कमीशन को काम करने से क्यों रोका जा रहा है? पहले तो बार एसोसिएशंस ने इस कमीशन की हिमायत की, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने इस कमीशन की हिमायत की, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर ये फुल कमीशन बना। अब ऐसा माहौल क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस कमीशन को काम करने से रोका जाए? क्या ये खतरा मौजूद है कि अगर इस कमीशन ने काम किया तो जज झूठे साबित हो जाएंगे और ये सारे इल्जामात झूठे साबित हो जाएंगे और जजों की छुट्टी हो जाएगी और जिन जजेस ने खत लिखा है अब उनको बचाने के लिए कमीशन को कार्रवाई से रोका जा रहा है? क्या ये कहा जा रहा है कि जी इन ये जज कमीशन के आगे पेश ना हो, इसलिए माहौल बनाया जा रहा है कि इन जजेस को कमीशन के आगे पेश ना होने का एक माहौल मिल जाए और जवाब मिल जाए कि वो इस कमीशन में पेश हों। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सर वो जजेस जजेस के पास ये रास्ता मौजूद होगा कि वो इस कमीशन के आगे पेश ना हो। अगर वो इस कमीशन के आगे पेश नहीं होंगे तो यकतरफा कार्रवाई हो जाएगी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस कमीशन के आगे उन्हें पेश भी होना पड़ेगा। जहाँ तक ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी हेयरिंग करनी चाहिए, तो दोस्त ज़रा सब्र कर लें। इस कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। इसकी रिपोर्ट हुकूमत के आगे बेशक पेश हो, लेकिन हुकूमत इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बनता है या फुल कोर्ट बनता है। मेरी तजवीज़ में तो इसका फुल कोर्ट बनना चाहिए और फुल कोर्ट के आगे इस कमीशन की रिपोर्ट रख देनी चाहिए और फिर जो फुल कोर्ट फैसला करे, वो इस कमीशन की रिपोर्ट की तौसीक कर दे या इस कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दे। या वो जजेस को सच्चा मान ले या जजेस को झूठा मान ले। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में तो होना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक़्त देना चाहिए। सर आगे बढ़ेंगे और दूसरे सवाल की तरफ आएंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चेयरमैन पीटीआई बानी चेयरमैन की साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। मरकजी रहनुमाओं ने शिरकत की है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, तहरीक-ए-इंसाफ एक एहतजाजी तहरीक चलाना चाहती है, धांधली के खिलाफ, इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए, दबाव डालने के लिए। अब सवाल ये है कि इस तहरीक का आगाज़ उन्होंने केपी से किया, पेशावर से, क्योंकि उनको पता था कि उनकी हुकूमत है वहाँ। वहाँ पुलिस उन्हें रोकेगी नहीं, प्रोटेक्शन देगी, तमाम हुकूमती मशीनरी उनके साथ होगी और फुल सहूलतकारी के साथ एहतजाज का आगाज़ हो सकता है। जब आपकी अपनी हुकूमत हो, तो आप अपनी हुकूमत में तो फिर जो मर्ज़ी कर लें ना, सरकारी लोग भी एहतजाज में जमा कर लें, पुलिस वालों की भी ड्यूटी लगा दें, पटवारियों की भी ड्यूटी लगा दें। इस सब के बावजूद कि गंडापुर की हुकूमत है, केपी में 2 तिहाई अक्सरियत है, सारी सीटें आप जीते हुए हैं, उसके बावजूद पेशावर की रैली कोई कामयाब रैली तो नहीं रही। वो हज़ारों, लाखों लोग तो वहाँ मौजूद नहीं थे। हम ये तो नहीं कह सकते कि पेशावर में जो धांधली के खिलाफ रैली निकली है या इमरान खान की सजाओं के खिलाफ रैली निकली है, वो पेशावर की तारीख की सबसे बड़ी रैली है। उसने पेशावर में एहतजाज के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पेशावर की रैली से इस्लामाबाद में ज़लज़ला आ गया है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। एक मामूल की सियासी रैली थी, जिसमें चंद सैकड़ों लोग मौजूद थे और एक जमात जो हुक्मरान जमात है, जिसके 2 तिहाई एमपीए हैं, सारे एमएनए हैं, जिसका इक़्तिदार है, जिसका एक गंडापुर वज़ीर आला है, उसके सारे के अंदर एक इतनी छोटी रैली, बड़े अफ़सोस की बात है। अगर यही सत्तू है तहरीक इंसाफ के अंदर, केपी में भी,
तो पंजाब में तो 20 लोग नहीं इकट्ठे होने, क्योंकि अगर वो केपी में हजारों लोग, लाखों लोग इकट्ठे कर लेते तो देखा देखी को पंजाब में लोग इकट्ठे होते ना। तो जब केपी में चंद 100 लोग इकट्ठे हुए हैं तो पंजाब में तो दर्जन भी नहीं इकट्ठे होने। तो फिर आप आज की रैली से ये अंदाजा लगाएं कि तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी रैली थी उसका आज गुब्बारे में से हवा निकल गई है। और जब लोग ही नहीं आएंगे तो एहतजाज किस बात का। तो ये पार्लियामेंट में वापस आ जाएं, क्योंकि अवाम में तो कोई एहतजाजी रैली की मुझे नजर नहीं आया। लोग तो सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के साथ 9 मई को काफी हो गई है और 9 मई की सजाएं भी शुरू हो गई हैं, तो मजीद कोई तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो तो आज की रैली थी, इसने तो एहतजाजी रैली के गुब्बारे में से सारी हवा निकाल के ठुस कर दी। सिर्फ फैसल जावेद ने रैली से खिताब करते हुए कहा है कि जब तक पीटीआई की रिहाई नहीं हो जाती, बानी पीटीआई की रिहाई नहीं हो जाती, तो तब तक ना मुल्क गिर एहतजाज जारी रहेगा। मतलब मुल्क की एहतजाज चंद 100 लोगों का जारी रहना है तो बेशक सत्ता हयात जारी रखें। देखिए ऐसे ऐसे जो है ना बदमजा एहतजाज जिनमें लोग ना हो। देखिए वो दिन गए जब आप धरने में खाली कंटेनर पे खड़े होकर खिताब करते थे और लाइव कट हो जाता था और किसी को इजाजत नहीं थी कि खाली कुर्सियां दिखा सके, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, जहीर पाशा ने धरना कराया हुआ था, लिहाजा आपकी खाली कुर्सियों का भी बड़ा दबाव था। अब सूरत हाल ये है कि भाई अगर लोग नहीं है तो फिर आपके पास कुछ नहीं है, आपकी छुट्टी है। अगर आपने एहतजाजी रैली निकालनी है तो आपके पास हजारों लाखों लोग मौजूद होने चाहिए। अगर लोग आपके साथ सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आपके एहतजाज का कोई दम नहीं है, आपकी छुट्टी है। फिर आप भूल जाएं कि आपको एहतजाजी तहरीक चला सकते हैं। जो के पिशावर में जो हाल है, तो इसके बाद लाहौर में आप निकालने की पोजीशन में हैं, लाहौर में आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बस अब अल्लाह हाफिज हो गई एहतजाजी तहरीक। इसी रैली में शेर अफजल मरवत ने खिताब किया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अब लोगों में हिम्मत आ गई है, स्पेशली जजेस ने जो खत लिखा है, उन्होंने आईना दिखाया है सबको। अगर लोग होंगे तो लोगों में हिम्मत आएगी, लोगों में बहुत हिम्मत है। लोग तहरीक इंसाफ के अब जाल में आने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को ये पता लग गया है कि 9 मई को आपने मासूम कारकुन मरवा दिए हैं और सारे लीडर बाद में कह नहीं, यहाँ तो मजम्मत कर दी है, यहाँ इमरान खान समेत सब कह रहे हैं हमारा तो 9 मई से कोई ताल्लुक ही नहीं। भाई आपका ताल्लुक नहीं और आपके कारकुनों को सजाएं हो रही हैं। लीडर तो वो होता है जो अपने एक कारकुन को बचाने के लिए अपना सर दे देता है। ये हमने पहला लीडर है जो कहता है कि मेरे कारकुनों को सजाएं हो जाएं। अब लोग जेलों में पड़े हैं, की रिहाई नहीं हो रही और इमरान खान साहब कहते हैं मेरा 9 मई से कोई तल्लक नहीं। सारी लीडरशिप कहती है हमारा 9 मई से कोई तल्लक नहीं। तो भाई जो कारकुन अंदर है वो किसके कहने पे वहां पर गए थे। मेरे ख्याल में उनके कारकुनों के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है कि वो मजीद किसी एहतजाजी तहरीक में तहरीक इंसाफ के साथ चलने के लिए तैयार नहीं। अब कुछ बात करते हैं सेनेट इंतखाबात को लेकर। तो केपी में अब सेनेट इंतखाबात नहीं होंगे क्योंकि वहां पर तो हल्फ ही नहीं उठाए गए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अगर वहां हलफ नहीं होता और पिशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद हलफ नहीं होता, मेरे ख्याल में इस बार तहरीक इंसाफ इससे बच नहीं सकेगी। एक आजम शवाती साहब पिशावर हाई कोर्ट में ही एक और इंट्रा कोर्ट अपील करना चाहते हैं कि इस इलेक्शन के खिलाफ उन्हें कोई स्टे मिल जाए, लेकिन अभी तक वो स्टे मिला नहीं है। कल मंडे आखिरी दिन होगा और मुझे नहीं लगता मंडे को उन्हें कोई सेनेट इलेक्शन के खिलाफ पिशावर हाई कोर्ट से स्टे मिल जाएगा। लिहाजा अगर सेनेट इलेक्शंस केपी में बर वक्त ना हुए तो मैं आपको बताऊं कि केपी के स्पीकर, वजीर आला और इन सब के ऊपर सख्त आईनी और कानूनी कार्रवाई होगी। इस बार हुकूमत उनको माफ नहीं करेगी। वफाकी हुकूमत इस बार इसका जो है आइन तोड़ने का रेफरेंस उनके खिलाफ भेजा जाएगा और ये लेने के देने पड़ जाएंगे। ये इस बार, इससे पहले तहरीक इंसाफ ने 2-3 दफा आइन तोड़ा है, अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ा है। वैसे आरिफ अलवी साहब ने 2 दफा आइन तोड़ा है और वो बच गए हैं, लेकिन वो वक्त और था पीडीएम की 16 माह की हुकूमत। इस बार अगर इन्होंने आइन तोड़ा, मुझे नहीं लगता केपी की इस हुकूमत की कोई बचत होगी, क्योंकि आइन की पासदारी का हलफ तो स्पीकर और वजीर आला ने भी उठाया हुआ है। फिर आइन तोड़ने की कार्रवाई होगी। अगर 2 तारीख को केपी में सेनेट इंतखाबात नहीं होते तो फिर मुझे लगता है आइन तोड़ने का रेफरेंस उनके खिलाफ जाएगा। सर आगे बढ़ेंगे, कराची से एक अहम खबर शामिल करेंगे। जियाल अंजार साहब ने बोला है कि जितने भी कराची में जराइम होते हैं
उनको बढ़ा-चढ़ाकर मीडिया में पेश किया जाता है। जराइम तो होते हैं, उसको हम नहीं निग्लेक्ट कर सकते और आए दिन इज़ाफ़ा ही हो रहा है, तो उस पर उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? अफ़सोसनाक है बयान। 15 साल से हुकूमत है पीपल्स पार्टी की सिंध पर। कराची सिंध का दारुल खिलाफा है और पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम ही ये है कि वो कराची को नेग्लेक्ट करते हैं। वैसे तो मैं रेंजर्स को भी कसूरवार समझता हूँ। मतलब ती 25 साल से रेंजर्स कराची में मौजूद हैं और कराची के अमन-ओ-अमान का हाल देख लें। मतलब कोई हमने रेंजर्स कराची में ताहयात रखने हैं। आपने अमन-ओ-अमान ठीक करके वापस जाना है। क्या हालात हैं वहाँ पे अमन-ओ-अमान के? क्या वहाँ स्ट्रीट क्राइम का इश्यू है और दीगर क्राइम्स का इश्यू है, भत्ते का इश्यू है। लॉ एंड ऑर्डर में तो कराची की बुरी हालत है और इस तरह बुरी हालत के बाद आप कराची की इकोनॉमी को कैसे ठीक कर सकते हैं कराची को? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची के साथ सौतेले वाला सलूक किया है और आज भी वो सौतेले वाला सलूक जारी है। ये तीसरी टर्म है और उस तीसरी टर्म में भी वो सौतेले वाला सलूक ही कर रहे हैं। कराची के लॉ एंड ऑर्डर पर मेरे ख्याल में एसआईएफसी के तहत कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एसआईएफसी के तहत सरमायाकारी लानी है, अगर आपने एसआईएफसी के तहत मईशत ठीक करनी है, तो कराची को ठीक किए बगैर तो मुल्क की मईशत नहीं ठीक हो सकती। अगर पीपल्स पार्टी कराची का अमन खराब रखती है और उस पर तवज्जो नहीं देती है, तो फिर एसआईएफसी के सारे जो काम हैं वो भी ठीक नहीं हो सकते। लिहाजा मैं समझता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में और एसआईएफसी में कराची के अमन-ओ-अमान के हवाले से फैसले किए जाने चाहिए और सिंध हुकूमत को उन फैसलों का पाबंद बनाना चाहिए, क्योंकि कराची का अमन-ओ-अमान जब तबाह होता है तो पाकिस्तान की मईशत खराब होती है। लिहाजा इसको सिर्फ उनके एक बयान पर कि जी हमारा कोई कसूर नहीं है, छोड़ा नहीं जा सकता। फिगर सबके सामने है, लोग मर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम बहुत अरूज पर है और वहाँ पुलिस की कोई रिट नज़र नहीं आती है। अपनी मर्ज़ी का आईजी उन्होंने लगवा लिया है सिंध में, हमेशा पीपल्स पार्टी ने मर्ज़ी का आईजी लगाया है और उसके बाद कभी अमन-ओ-अमान को ठीक नहीं किया। अंदरूनी सिंध डाकुओं का राज देख लें या कराची में स्ट्रीट क्राइम देख लें, हमें तो पूरे सिंध का अमन-ओ-अमान खराब नज़र आता है और इस सब की ज़िम्मेदार अगर पीपल्स पार्टी नहीं है, तो कौन ज़िम्मेदार है? अब तालीम के शोबे से खबर शामिल करेंगे। बहुत ही अहम है कि वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने बड़ा इंकशाफ किया। उनकी जानिब से कहा गया है कि मैट्रिक के जो इम्तिहानात हुए हैं उनमें 80,000 रुपए फी पर्चा फरोख्त किया गया है और अभी आगे भी इम्तिहानात होने हैं और प्री बुकिंग करवाई गई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अंदर की बात क्या है? ये इनका बयान भी जो है ना वो सिंध के सूबाई वजीर दाखिला जैसा बयान है। भाई आप वजीर तालीम हैं, 80,000 में सेंटर बिका है, आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? आपने कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है? ये जो प्री बुकिंग हुई है इसको नाकाम बनाने के आप हमें ये सियासी बयान जो वुज़रा देने लग जाते हैं ना, एक्शन ले लिया, नोटिस ले लिया, ये हो गया, खबरें तो बन जाती हैं, आप भी सवाल कर लेती हैं। भई पूछना तो राना सिकंदर याद से चाहिए कि तुमने किया क्या है? 2 सेंटरों पे छापे मारे हैं। आपके इस मुल्क पंजाब से बूटी माफिया का खात्मा हो गया था। शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब से बूटी माफिया का खात्मा कर दिया था। अगर आज बूटी माफिया का राज दोबारा नज़र आ रहा है, तो राना सिकंदर याद साहब को दिन-रात एक करना चाहिए, काली भेड़ों को गिरफ्तार करके उनकी तस्वीरें मीडिया के सामने लाना चाहिए, इस सारे पे एक्शन लेना चाहिए, बयान देने से कोई काम नहीं चलेगा। मैं उनके बयान पर अफ़सोस का इज़हार कर सकता हूँ, कोई तालियाँ नहीं बजा सकता। जी, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, गिरफ्तारियाँ अमल में लानी चाहिए ताकि एक एग्ज़ाम्पल सेट की जा सके। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। मुज़म्मिल साहब अपना कीमती वक़्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।